Next point. Interest received on national development bonds, 5th point, 100% taxable. Ground rent for land 12,000. So ground rent मतलब क्या होता है? Open plot of land. So खुला जमीन का जब रेंट मिलता है ना, तो वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होता. क्यों सर? Because open plot of land is not a house property. Open plot of land is a natural surface. उसका जो मुझे रेंट मिलेगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा. इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स 100% टैक्सेबल. इनकम फ्रॉम नॉन एग्रीकल्चर लैंड 100% टैक्सेबल. इंटरेस्ट फ्रॉम पोस्ट ऑफिस, पीओ मतलब पोस्ट ऑफिस, क्यूमुलेटिव टाइम डिपॉजिट. टाइम डिपॉजिट मतलब बच्चा फिक्स डिपॉजिट. सर 100% टैक्सेबल. सर 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 3,500 रुपए एग्जाम था बेटा, वो सेविंग बैंक अकाउंट के लिए था. वो सेविंग बैंक अकाउंट के लिए था. डिविडेंड इन इक्विटी शेयर्स ऑफ फ्रॉम एन इंडियन कंपनी 100% टैक्सेबल. फॉरेन कंपनी का डिविडेंड 100% टैक्सेबल. इंटरेस्ट ऑन ₹27,000 10% टैक्स फ्री बॉन्ड्स. सर 3 लाख का बॉन्ड्स लिया मैंने, इन्वेस्ट किया है फ्री डिबेंचर्स में, उसके ऊपर मुझे 10% इंटरेस्ट मिलता है, 100% टैक्सेबल होगा. इंटरेस्ट ऑन ₹1,20,000 7% कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, 1,20,000, उसके ऊपर 7% इंटरेस्ट मिला, 8,400 आएगा, 100% टैक्सेबल होगा. ₹3,000 इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम 7% नेशनल प्लान सर्टिफिकेट, 100% टैक्सेबल. शी इज एन ऑथर ऑफ ए टेक्स्ट बुक जिसका उसको रॉयल्टी मिला 75,000. सब बुक लिखने के लिए उसने एक असिस्टेंट रखा था जिसको पे करती थी 25,000. और अदर एक्सपेंसेस, इंसिडेंटल मतलब रिलेटेड एक्सपेंसेस. बाबू इंसिडेंटल मतलब रिलेटेड एक्सपेंसेस, तो दोनों माइनस होगा. मैं बोलेगा रॉयल्टी कितना मिला 75, खर्चा कितना किया, सर असिस्टेंट को सैलरी दिया 25, वो माइनस करेंगे, और अदर एक्सपेंसेस माइनस करेंगे 20,000, तो मेरा रिमेनिंग 30,000 टैक्सेबल हो जाएगा. सर एक एफडी में पैसा रखा है 20,000 रुपए, उसके ऊपर 5% इंटरेस्ट मिलेगा 1,000 रुपए. शी वॉन्ट 70,000 फ्रॉम क्रॉसवर्ड पजल्स. कैजुअल इनकम है बाबू, बाबू ये कैजुअल इनकम है, 100% टैक्सेबल. नो एक्सपेंसेस कैन बी क्लेम्ड. नेक्स्ट सर इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड. अगर बच्चा ये नहीं दिया होता था ना, आगे इतना नहीं दिया होता था ना, सिर्फ इतना दिया होता था, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड 30,000, हम बोलते थे कुछ नहीं बोला मतलब लैंड कहाँ पर लोकेटेड है, इंडिया में लोकेटेड है. और हम बोलेंगे एग्रीकल्चर लैंड से अगर इंडिया में कोई इनकम होता है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा, वो एग्जम्प्ट हो जाएगा सर. लेकिन बाबू मोशा है, ये जो है ना सर ये जो है ना लैंड कहाँ पे सिचुएटेड है, श्रीलंका में. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलेगा भाई साहब जो बंदा इंडिया के बाहर एग्रीकल्चर लैंड बाय कर सकता है उसमें इतनी तो काबिलियत होगी कि वो टैक्स भरेगा. इसलिए ये 30,000 पे जो इनकम है वो एग्रीकल्चर लैंड फ्रॉम ए लैंड सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया है, इसलिए 100% टैक्सेबल. इसलिए क्या है 100% टैक्सेबल है. नेक्स्ट है शी रिसीव्ड ऑनरोरियम फॉर राइटिंग आर्टिकल्स 4,000. व्हाट इज ऑनरोरियम? एनीवन? Can anyone explain what is honorarium? सुना है कभी? सुना है कभी? Normally, when I call some very popular person or a rich person, a very well experienced person to write an article, मान लो टाइम्स ऑफ इंडिया ने रतन टाटा जी को एक छोटा सा आर्टिकल लिखने के लिए बुलाया अपने न्यूज़पेपर की कॉलम में, या उनका एक स्पेशल एडिशन आने वाला है उसमें एक आर्टिकल लिखने के लिए बुलाया. रतन टाटा एक 2,000 वर्ड्स का छोटा सा आर्टिकल लिखते हैं जो टाइम्स ऑफ इंडिया ऑफकोर्स छापेगा. आप मुझे बताओ, अगर आप उस चीज के लिए
रतन टाटा जी को पैसा दोगे तो वो उनके लिए इंसल्ट हो जाएगा। वो बोलेगा मैंने पैसे के लिए थोड़ी काम किया, यू इनवाइटेड मी एज ए गेस्ट, मैं आया, तुमने बोला 2 शब्द लिख दो, हमने 2 शब्द नहीं 2000 शब्द लिख दिए। अब सर हम इस पे पैसा नहीं कमाएंगे। और अब क्या पैसा दोगे सर उसको, अब क्या पैसा दोगे सर उसको? सर कल मैं राहुल द्रविड़ को मेरे कॉलेज में बुलाता हूँ फॉर ए गेस्ट लेक्चर। बंदा आता है 2 घंटे का एक मस्त गेस्ट लेक्चर देके जाता है, और तुम उसको पैसा दोगे? वो लेगा पैसा? सर वो नहीं लेगा। बट out of token of appreciation, when we pay something as a token of appreciation for doing some good work, that is called as honorarium. मतलब जो काम कर रहा है ना वो पैसे नहीं मांग रहा है, जिसने आर्टिकल लिखा उसको पैसे नहीं चाहिए। हमने हमारी खुशी से एज ए टोकन ऑफ एप्रिसिएशन सामने वाले को कुछ पैसे दिए, दैट इज कॉल्ड एज ऑनरोरियम। ठीक है सर, अब लाइन वाइज जाते हैं, अब लाइन वाइज जाते हैं। फिर से एक बार सुनो, फिर से एक बार सुनो सर, क्या क्या टैक्सेबल होगा या क्या क्या टैक्सेबल नहीं होगा, फिर से एक बार बात करते हैं। सर ये कैश रिसीव्ड फ्रॉम ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज टैक्सेबल नहीं होगा। LIC का मनी बैक का रिफंड टैक्सेबल नहीं होगा। इन दोनों को छोड़ के लगभग मेरे ख्याल से बाकी सब अमाउंट टैक्सेबल है, बाकी सबके सब अमाउंट टैक्सेबल है। इज इट क्लियर? पहला, अनएक्सप्लेन सोर्स ऑफ इनकम द पासबुक 10,000, 100% टैक्सेबल। ठीक है, दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट, क्रेडिट इन इस पासबुक 10,000 फुल्ली टैक्सेबल। डिविडेंड फ्रॉम टी कंपनी कितना है सर? 60,000 है सर, पूरा का पूरा 60,000 टैक्सेबल है बाबू, पूरा का पूरा 60,000 टैक्सेबल है। चौथा, रिफंड ऑफ मनी बाय LIC अंडर मनी बैक पॉलिसी नॉट टैक्सेबल। फिफ्थ पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेवलपमेंट बॉन्ड 6,000 रेडीमेड दिया है, 6 पॉइंट ग्राउंड रेंट 12,000 रेडीमेड दिया हुआ है, रेडीमेड ले लो, ये ले लिया सर 6,000 और 12,000। सेवेंथ पॉइंट, इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स कितना है सर? 5,000 टैक्सेबल करो आप उसको। इनकम फ्रॉम नॉन एग्रीकल्चर लैंड टैक्सेबल करो सर आप दोनों को, ये 5,000 टैक्सेबल। ये नॉन एग्रीकल्चर लैंड का इनकम टैक्सेबल। नेक्स्ट है इंटरेस्ट फ्रॉम पोस्ट ऑफिस क्यूमुलेटिव टाइम डिपॉजिट स्कीम 2,000, 100% टैक्सेबल, 100% टैक्सेबल। कितना अमाउंट था उसका? 2,000। नेक्स्ट 10th पॉइंट, डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी 11 और फॉरेन कंपनी का 12, दोनों टैक्सेबल है सर, दोनों टैक्सेबल। इंडियन कंपनी का 11,000 और फॉरेन कंपनी का 12,000, 100% टैक्सेबल। सर ये 3 लाख के डिबेंचर्स पे 10% इंटरेस्ट मिल रहा है 30,000, वो भी टैक्सेबल। सॉरी, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। सर 3 लाख का डिबेंचर्स के ऊपर 10% इंटरेस्ट, सर ये आपका 30,000 टैक्सेबल हो जाएगा। यहाँ पे आएगा 30,000। नेक्स्ट 13th पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ₹1,20,000 7% CIB बॉन्ड्स 1,20,000 पे 7% टैक्सेबल कर दो सर। That comes to how much? 84,000। आ रहा है कि 8,400? चेक करो तो, आई थिंक 8,400 आएगा। 1,20,000 का 7%, सो सॉरी, इट विल बी 8,400।
और क्या है सर 3000 इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम नेशनल 7% नेशनल प्लेन सर्टिफिकेट टैक्सेबल कर दो। इन्होंने एग्जाम बोला, एग्जाम नहीं है लेकिन फुल्ली टैक्सेबल। लास्ट वाला रॉयल्टी इनकम उसको मिला था सर 75,000, उसमें से दो खर्चा माइनस किया 45, 20 उसका एक्सपेंसेस और 25 उसका सैलरी टू द असिस्टेंट। टोटल कलर में बाकी का 30,000 क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। लास्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट्स। सर 20,000 का एफडी था, उस पर 5% टैक्सेबल है इंटरेस्ट। लास्ट है उसका क्रॉसवर्ड पजल्स का सर 70,000 इनकम था, ये देखो शी वॉन 70,000 क्रॉसवर्ड पजल्स। तो यहाँ पे नेट नहीं दिया है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में नेट नहीं लिखा है तो भी आपने नेट किया उसको, ऐसा क्यों सर? बेटा मैं बताता हूँ उसका रीजन क्या है। जब कभी आप ऐसा कोई प्राइज मनी जीतते हो ना, तो जो अमाउंट देते हैं ना 99% वो अमाउंट हमेशा नेट ही रहता है, ऑलवेज एज्यूम्ड एज नेट। सो क्या माना जाएगा? फिर क्या होता है क्या, सब मैं ऑर्गेनाइजर है, मैंने गेम शो रखा, मैंने क्रॉसवर्ड पजल रखा, आप वहां पे पैसा जीतते हो, तो मेरा काम है जब आप मैं आपको पैसा दूंगा ना पेमेंट करते टाइम पे, तो मैंने आपको 1 लाख का प्राइज आप जीत गए मेरे मेरे यहाँ पे मेरे गेम शो में, तो मैं आपको उसमें से 30% टैक्स करके सिर्फ 70,000 पेमेंट करूंगा। और वही रूल है कि जो प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट करता है उसको टैक्स डिडक्ट करने के बाद ही पेमेंट करना है, ये रूल है, अदरवाइज मुझे पेनल्टी भरना पड़ेगा एज द ऑर्गेनाइजर। इसलिए सर हमेशा याद रखना, कैजुअल इनकम हमेशा हम लोग क्या लेंगे, इसको हमेशा नेट ही एज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे 70,000 डिवाइड बाय 70 इंटू 100 करना पड़ेगा। बाकी एग्रीकल्चर लैंड इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन श्रीलंका 100% टैक्सेबल है 30,000, और ऑनरेरियम फॉर राइटिंग द आर्टिकल्स 4,000 ये भी 100% टैक्सेबल है। ये देखो अब बाद में सबका टोटलिंग करेंगे तो अपना फाइनल आंसर आएगा, जो भी आएगा वो आएगा। व्हाट विल बी द अमाउंट विल टैक्स, कितना अमाउंट आएगा देखिए एक बार। So 10, 70, 76, 81, 83, 93, 95, 97, 98, 1 lakh 8, 1 lakh 10, 1 lakh 20, 1 lakh 50, 158, 158 plus 3, 140, 161, 191, 192, 2 lakh 92, 400, 2 lakh 92, 400, 3 lakh 32, 3 lakh 37, 400, कितना आ रहा है? 3 lakh 37, 400 आ रहा है क्या? हाँ जी क्या हो गया, डाउट क्या है? एक मिनट को डाउट है किसी बच्चे को सर। पॉइंट नंबर 12 में टैक्स फ्री है तो उसके ऊपर टैक्स कैसे लगेगा, एक्सप्लेन करो ना स्वप्निल। एक मिनट रुकना स्वप्निल, इसका टोटलिंग बताना मुझे पहले। 10 plus 60, 66, 68, 78, 83, 85, 87, 86, 96, 98, 1 lakh 8, 138, 146, 149, 150, 180, 280, 310, 3 lakh 14, 3 lakh 14 आ जाएगा, 3 lakh 14, 600 समथिंग आ रहा है क्या? 3 lakh 20 पहला वाला राइट था मेरा, 3 lakh 26 कहाँ गया भाई, 3 lakh 26, 400, तो उसका इनकम मदद से हो जाएगा। इसमें क्या है डाउट सर, वो सर वो एक डाउट है बच्चे को यहाँ पे, कहाँ गया सर, पॉइंट नंबर 12, इस पॉइंट में बच्चे को डाउट है सर, ये जो डिबेंचर्स ये टैक्स फ्री है तो इसके ऊपर टैक्स कैसा लगेगा? सर मैं बोलूंगा टेक्निकली, मैं बोलूंगा सर इसके ऊपर टैक्स लगता ही नहीं क्योंकि ये टैक्स फ्री है। अरे बेटा ये टैक्स फ्री है सर, क्योंकि ये टैक्स फ्री तो इस पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन तुमको लगता है हमारी गवर्नमेंट इतनी शरीफ है कि आप पे टैक्स नहीं लगाएगी? होता क्या बताऊं, अभी होता क्या बताऊं रियल लाइफ में,
जब मैंने ये बॉन्ड्स खरीदे या डिबेंचर्स बाय किए, कितने का बॉन्ड बाय किया सर मैंने? 3 लाख का। उसमें मुझे कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है? 10%। सर 3 लाख के बॉन्ड पे मुझे 10% के हिसाब से जब इंटरेस्ट मिलेगा तो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा 30,000। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो बॉन्ड इशू करने वाली अथॉरिटी उसको बोलती है कि इसको 30,000 मत पे करना, इसमें तो टीडीएस के नाम से 10% माइनस कर देना। ये 10% फिक्स है, ये नीचे वाला 10% और ऊपर वाला 10% का कोई आपस में कंसर्न नहीं है। तो मुझे कितना इनकम मिलने वाला है सर? इंटरेस्ट 30,000। उसमें से गवर्नमेंट बोलेगी 3,000 माइनस करके इसको कितना टैक्स पे कर, इसको इंटरेस्ट कितना पे करना? सिर्फ 27,000 नेट अमाउंट पे करना। बट टेक्निकली जो रिसीवर ऑफ द इंटरेस्ट है वो बोलेगा मेरे को 27,000 मिला, और वो इसको अपने इनकम में नहीं दिखाएगा, वो अपने इसको इनकम में नहीं दिखाएगा 27,000 को, वो बोलेगा ये मेरा टैक्स फ्री इनकम है। दूसरा ऑप्शन ऐसा होता है कि आप एक काम करो, आप 30,000 पूरा इनकम में दिखाओ और बाद में 3,000 का टीडीएस ले लो। दैट इज द सेकंड ऑप्शन। तो जनरली जब बोला जाता है ना टैक्स फ्री, तो भैया जिसको पैसा मिल रहा है वो टैक्स नहीं भरेगा, लेकिन जो पैसा दे रहा है ना इंटरेस्ट का या डिविडेंड दे रहा है ना, तो वो उस पर टैक्स भरता है। तो जनरली दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है, आप नहीं तो कोई और आपके बिहाफ पे टैक्स पे कर रहे हैं। ऐसे ही हो सकता है कभी कभी टैक्स फ्री सैलरी आ जाए। सर इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्स फ्री सैलरी तो आपने कभी डिस्कस किया ही नहीं, क्योंकि अपने आउट ऑफ सिलेबस है। अरे भैया आउट ऑफ सिलेबस है, इतना सब डिस्कस करेगा तो बूढ़ा हो जाएगा। साल में एक ही बार एग्जाम देना पड़ेगा, 2 एग्जाम, एक ही एग्जाम देना पड़ेगा, 6 6 महीना 12 महीने लग जाएगा सिखाते सिखाते। सर टैक्स फ्री सैलरी मतलब क्या? एम्प्लॉयर मैं हूँ, मैं कंपनी हूँ, मैं बोलते हूँ कि भाई तू मेरा एम्प्लॉय है, मैं तेरे को पगार देगा, और तेरे पगार पर जो टैक्स लगता है ना वो तू नहीं मैं भरेगा, वो मैं भरेगा। तो सर जो एम्प्लॉय है उसके हाथ में वो टैक्सेबल नहीं है सैलरी, बट बेटा वो जो सैलरी पे टैक्स तो किसी और ने भरा ना आपका। तो टेक्निकली इज नथिंग कॉल्ड एज टैक्स फ्री, एवरीथिंग इज टैक्सेबल। आप नहीं तो कोई और से किसी और से पैसा लिया जाता है। समझ में आया? ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू क्लियर है? ऑल डन? पक्का समझ में आ रहा है? अदर्स एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस? क्लियर है? क्लियर है? ओके नाउ BAF owners can leave if they want to sit, they can sit, but आज का जो लेक्चर हुआ था लगभग उसी को मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। BAF owners can leave if they want. If they want to continue, they can continue for the next 15 minutes. Okay, I'll discuss something based on computation of total income. चलो भाई, computation of total income, इसके ऊपर अपना कल का लेक्चर होगा। कल का नहीं, ऐसे बीच में भी एक लेक्चर है और अपना इसके ऊपर टैक्स के ऊपर। ओके आई थिंक डे आफ्टर टुमारो, मे बी मोस्ट लाइक 21st। हाँ सर भाई और बहनों, मैं क्या बोल रहा था सर मेरे पास है ना, मेरे पास है ना अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम है। सब 5 हेडिंग्स है इनकम का। कितना हेडिंग्स है मेरे पास इनकम का? टोटल मेरे पास 5 हेडिंग्स है सर इनकम का। सर मैं उन 5 हेडिंग्स का इनकम है ना जब टोटल करेगा ना तो मुझे मिलेगा मेरा ग्रॉस टोटल इनकम। क्या मिलेगा बेटा? ग्रॉस total income. Last 15 minutes and then we'll wind up. Okay, then I'll wind up. I don't like to make people sit for long sessions. ऑनलाइन में तो बिल्कुल नहीं, ऑफलाइन में चलेगा, वो बैठ जाएंगे पूरा दिन, ऑनलाइन में नहीं। We are helpless this time. We don't have the classrooms available. And I was told to take the lecture in the afternoon after 4 o'clock. मतलब बच्चा थोड़ी आएगा 4 बजे वापस सुबह आने के बाद, इसलिए हमने फिर ऑनलाइन किया। सबसे पहले से हम लोग लेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी। हाँ सर बिल्कुल। तो हम दूसरा हेडिंग लेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सुनो पूरी बात, बाद में डाउट पूछना जो भी पूछना है। दूसरा हेडिंग लेंगे बेटा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा हेडिंग लेंगे हम लोग सर पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। बहुत बढ़िया। उसके बाद हम लेंगे सर कैपिटल गेन्स, और सर सबसे लास्ट में हम लेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। क्या लेंगे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो इन सब का टोटल जब करेंगे ना तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग? ग्रॉस टोटल इनकम। ध्यान दो लास्ट 10 मिनट्स। सर
कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम आप सिखा रहे हो हमको? हाँ बिल्कुल, मैं आपको सिखा रहा हूँ कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। ओके सर, टोटल इनकम अलग होता है, ग्रॉस टोटल इनकम अलग होता है क्या? हाँ बिल्कुल सर। सर टोटल इनकम और ग्रॉस टोटल इनकम अलग होता है क्या? हाँ बिल्कुल अलग होता है सर। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है बेटा, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। क्या फर्क है अभी देखते हैं सर। एक 2 मिनट दो सर, बस 1 मिनट दो। हाँ जी सर, हमने 5 अलग अलग हेडिंग में अगर हमारा इनकम होगा तो हम उसका टोटल करेंगे। अच्छा जरूरी क्या सर सबका 5 हेडिंग में इनकम होगा? अरे सर मैं तो आम आदमी है, पैसा कमाता हूँ, काम करता हूँ, जॉब करता हूँ, पगार मिलती है, बस एक ही इनकम है मेरा, और अदर सोर्स में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मिलता है। जहां जहां पे इनकम नहीं वहां पे 0 लिख देने का, वहां पे नील लिख देने का। तो 5 हेडिंग ले लिया, 5 हेडिंग के टोटल को हम लोग क्या बोलेंगे सर? सर 5 हेडिंग के टोटल को हम लोग क्या बोलेंगे सर? तो दिस इज नथिंग बट टोटल अंडर all 5 heads, total under all 5 heads। सर इसमें से बाबू, इसमें से हम लेस करेंगे, इसमें से हम लेस करेंगे डिडक्शंस। याद है? याद है सर? 80C, सर 80CCC, सर 80CCD, सर CC नहीं लिखता हूं मैं, 80D, सर 80DD, सर 80TTA, सर 80TTB, और एक था सर सेक्शन 80U। हाँ ये हमारे सब डिडक्शंस थे। इनमें से जो भी एप्लीकेबल होगा वो सब लेस कर देना सर। वो सब आप क्या करना सर, यहाँ से लेस कर देना, यहाँ से अब उनके अमाउंट्स लेस कर देना। ओके, यहाँ से उनके अमाउंट्स आप लेस कर देना। मैं इसको ऐसा शॉर्ट में लिखता हूँ, इतना सब लिखने का जरूरत नहीं, नीचे नीचे करके। ओके सर, ये हो गया मेरा। ओके सो ये सब लेस करने के बाद जो आंसर आएगा ना, इसको हम लोग बोलेंगे सर टोटल इनकम। क्या बोलेंगे इसको हम लोग सर? टोटल इनकम। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? सर इसको टोटल इनकम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये तुम्हारा टैक्सेबल इनकम है सर। ग्रॉस इनकम टैक्सेबल इनकम नहीं है सर। ग्रॉस इनकम में से, ग्रॉस टोटल इनकम में से सर हमारा डिडक्शंस लेस होता है। उसके बाद जो आंसर आता है ना सर, उसके बाद जो आंसर आता है ना सर, उसे कहा जाता है टोटल इनकम। और जो हमको टैक्स पे करना होता है सर, इसी के ऊपर पे करना पड़ता है। हम इस अमाउंट पर टैक्स निकालते हैं। हम क्या करते हैं? इस अमाउंट के ऊपर हम टैक्स निकालते हैं। हम इस अमाउंट के ऊपर सर टैक्स निकालते हैं, और वो हमारा टैक्स लायबिलिटी हो जाता है। वो क्या हो जाता है सर? हमारा टैक्स लायबिलिटी हो जाता है। ओके, एक सॉल्व एग्जांपल में बताता हूँ आपसे। अच्छा आपको टैक्स लायबिलिटीज पता है? टैक्स स्लैब पता है ना क्या है? आप लोग को टैक्स स्लैब पता है क्या? आप लोग को टैक्स स्लैब याद है क्या? एक मिनट, ये नहीं है तुम्हारा। मुस्कान मैम ने शायद आपको लिया था टैक्स स्लैब। यश भाई लिया था यार, मेरे को तो इंटरनेट में एक सम दिखा था उसके बेस पे। हाँ, अगर कोई एसएससी, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको बस। उसको मैं दूसरे वाले लैपटॉप पे रहेगा, ठीक है अंदर नहीं। चलो मैं बता देता हूँ। सर, सर आपको याद है सर, रेसिडेंट वाले केस में है ना 3 कैटेगरीज है सर। सर रेसिडेंट वाले केस में टोटल 3 कैटेगरीज है। सुन लो ध्यान से, सुन लो ध्यान से थोड़ा। सर पहला कैटेगरी, अगर मेरा एज लेस देन 60 इयर्स होगा तो मुझे टैक्स कितना भरना पड़ेगा? सर 0 से लेके 2.5 लाख तक नो टैक्स, नो टैक्स। सर 2.5 लाख से लेके 2.5 लाख से लेके
5 लाख तक मुझे पे करना पड़ेगा 5% टैक्स, सॉरी 10% टैक्स, नहीं 5%, so sorry, my daughter is disturbing me actually, so sorry for this. हाँ सर, 2.5 लाख से लेके 5 लाख के बीच में, from 2,50,000 to 5 lakhs I have to pay 5% tax. Sir, from 5 lakhs to 10 lakhs I have to pay 20% tax, and anything more than 10 lakhs I have to pay 30% tax. Anything more than 10 lakhs I have to pay 30% tax. ये टैक्स स्लैब किसके लिए है सर? जिनका एज लेस देन 60 इयर्स है, ठीक है, और रेसिडेंट है, ठीक है सर. दूसरा कैटेगरी, सर दूसरा कैटेगरी लेते हैं अभी अपन, दूसरा कैटेगरी लेते हैं सर अपन. दूसरा कैटेगरी कौन सा है सर? सर सेम है, सेम मतलब सर, लेकिन लेस देन 60 इयर्स नहीं है, इक्वल टू या मोर देन 60 इयर्स है, बट लेस देन 80 इयर्स है. सर 60 या 60 से ज्यादा है लेकिन 80 से कम, तो सर उसको ना पहला 2.5 लाख नहीं, वो सीनियर सिटीजन कहलाएगा. उसको 0 से लेके 3 लाख तक नो टैक्स, 0 से लेके 3 लाख तक नो टैक्स. सो उसको 3 लाख से लेके 5 लाख तक 5%, 5 लाख के ऊपर रहेगा 10 लाख तक 20%, और मोर देन 10 lakhs होगा तो 30%. ये कौन सा कैटेगरी है तुम्हारा? रेसिडेंट प्लस रेसिडेंट, सो सॉरी यार, रेसिडेंट प्लस senior citizen. Who is a senior citizen? So any resident of India who has completed 60 years or more as on the last day of the previous year, लेकिन 80 years से कम है, उनके लिए है. सर और एक कैटेगरी है अपने पास सर, 60 से कम पहला कैटेगरी था, रेसिडेंट प्लस 60 से कम था पहला कैटेगरी. सर रेसिडेंट प्लस 60 से कम था पहला कैटेगरी. सर रेसिडेंट प्लस 60 से ज्यादा लेकिन 80 से कम सेकंड कैटेगरी. और तीसरा कैटेगरी है सर इक्वल टू और मोर देन 80 इयर्स. सो उस केस में आप कहलाओगे सुपर सीनियर सिटीजन. क्या कहलाओगे आप कहलाओगे सुपर सीनियर सिटीजन. बिल्कुल सुपर सीनियर सिटीजन, ठीक है सर. तो उस केस में क्या होगा बच्चा? उस केस में है ना, पहले 2.5 लाख पे नो टैक्स, 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक नो टैक्स, और बाकी सब सेम रहेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा. बाकी अगर तुम्हारा इनकम 50 लाख से ज्यादा हुआ तो आपको सरचार्ज लगता है 5%, 10% सरचार्ज लगता है. बाकी तुमको सेस पे करना पड़ता है 4%, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%. ओके सर, कुछ स्पेशल इनकम है सर, ये स्पेशल इनकम है ना, उस पर स्पेशल टैक्स लगता है. स्पेशल इनकम के ऊपर स्पेशल टैक्स. आई एज्यूम ये आपको मुस्कान मैम ने सिखाया होगा, बट मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ. कल वाले समझ में पॉइंट्स आएंगे तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, उसके लिए आज बता रहा हूँ. ओके, स्पेशल इनकम के ऊपर से स्पेशल टैक्स है. सर वही क्या है सर? स्पेशल इनकम के ऊपर स्पेशल टैक्स मतलब क्या है सर? अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होता है तो उस पर फ्लैट 20% टैक्स है. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे फ्लैट 20% टैक्स. कैजुअल इनकम बाबू, कैजुअल इनकम पे फ्लैट 30% टैक्स. ये तो हमने अभी थोड़ा देर पहले देखा था. जब भी आपको कैजुअल इनकम होता है तो देने वाला आपको 30% माइनस करके देता है, तो उसको 30% काटना ही है. सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, तो यहाँ पे 15% टैक्स लगता है. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, सर यहाँ पे
20% नहीं 15% टैक्स लगता है। ओके, हालांकि अपने समय कभी आएगा नहीं है। ये स्पेशल रेट ऑफ टैक्स है, कुछ स्पेशल केसेस में यूज करना पड़ेगा। इसके ऊपर अपने को कुछ सम्स है, अपन वो कल वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, एंड विल डिस्कस अ लॉट अबाउट computation of total income and tax liability. Before that I'll advise you make छोटा सा वीडियो शेयर करूंगा, छोटा नहीं अच्छा खासा बड़ा वीडियो रहेगा, जो एटलीस्ट आप आधा वीडियो तो भी देख लेना, जिसमें टैक्स कंपटीशन वाला पार्ट जो मुस्कान मैम ने सिखाया था उसके कुछ एक्स्ट्रा सम्स मैंने किए हुए हैं, वो आप देख लेना। यूट्यूब पर मैं उसको अपलोड करूंगा आज रात को, वो सब सम्स आप देख लेना, और कुछ भी डाउट रहेगा तो आप उसमें मुझे पूछ सकते हो। डाउट तो आएगा नहीं ऐसा, बिकॉज इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट कि नहीं समझ में है। हाँ, लेकिन इनकम टैक्स का कैलकुलेशन कैसे करना है, दैट इज अल्टीमेट चैलेंज फॉर द स्टूडेंट्स नाउ। राइट नाउ वही चीज है जो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है बच्चों के लिए। उसका लेक्चर आपका परसों होगा, डे आफ्टर टुमारो। इन दैट लेक्चर आई विल डिस्कस इनकम फ्रॉम कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशंस। दैट विल बी a completely 3 hours session, 6 to 9, स्ट्रिक्टली 6 to 9 होगा वो, क्योंकि 6 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे। उसमें कम से कम लोग 7 या 8 सम्स करेंगे, क्योंकि जाना तो 10 सम्स भी कर लेंगे। ओके, और उसमें फिर हमारा इनकम टैक्स का सिलेबस लगभग खत्म हो जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल? एनी क्वेरीज लेट मी नो, एनी क्वेरीज लेट मी नो, एनी क्वेश्चंस लेट मी नो। मेरे डॉटर इज सुपर हैप्पी, लेक्चर खत्म हो रहा है जल्दी। I had planned actually to take from 6 to 8, at least for today, at least for today. Okay, ऐसा कुछ नहीं था, मतलब खींचने के लिए 9 बजे तक भी खींच सकता हूँ। पहले दिन ही मालूम पड़ा, पहले दिन बच्चा बेहोश हो गया, दो दिन लेक्चर बैठ के। ओके, ऐसे ऑनलाइन में तो कुछ टेंशन नहीं सर, लॉगिन करके बच्चा बैठा है, सुन रहा है नहीं सुन रहा है, क्या फर्क पड़ता है, इसको पता थोड़ी चलेगा।